अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। आज हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जो कि है वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होता है? जब हम रिक्वायरमेंट हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वैलिडेशन पढ़ा था, तो इसको हमने एसोसिएट कर दिया था कि ये होता है एक क्या आपने जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वैलिडेशन पढ़ा था, हमने कहा कि हम वैलिडेट करते हैं कि मींस हम जब स्पेसिफाई कर लेते हैं, जब राइट डाउन कर लेते हैं एक आई ट्रिपल ई के फॉर्मेट में, आपने एसआरएस बना ली है, तो उसके बाद आप उसे क्लाइंट से वेरीफाई करवाते हो, क्लाइंट से आप सिग्नेचर ले लेते हो कि ये है जो आप, क्या ये सब कुछ यही आप चाह रहे हो बनवाना, और अगर यही चाह रहे हो तो आप उस पे साइन करवा लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि ये बेसलाइन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और अब हम ये चीजें बनाएंगे। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जैसे हम हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, तो इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर में हम वैलिडेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। वैलिडेशन रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। हमने स्टार्ट किया इंसेप्शन की स्टेज से। इंसेप्शन में हम कहा कि जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्टिंग जो फेज होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, तो सॉफ्टवेयर सिस्टमैटिक तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस सिस्टमैटिक होना चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, फिर डिजाइन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है। मीनवाइल आपका बैकग्राउंड में चलते जाते हैं डिफरेंट मॉडल्स, बताया गया कि डिफरेंट तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अब उसमें हम इंडिविजुअल एक फेज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जब स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट, तो आपने कहा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो फेज है उसको हम इस कोर्स में डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का स्टार्ट का फेज है, उसमें हमने कहा कि हम उस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को भी 7 प्रोसेसेस में सब डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंसेप्शन। इंसेप्शन में क्या था, हम 3 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली हम क्लाइंट यूजर की फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, हम किन लोगों से रिक्वायरमेंट्स लेंगे, हम वहाँ का बैकग्राउंड देखते हैं, किस जगह पे वो सिस्टम ने ऑपरेट होना है, और डोमेन का नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे का प्रोजेक्ट है, तो रेलवे आपको उस डोमेन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, एक डोमेन एक्सपर्ट आप हायर कर सकते हो। ये एक अच्छी अप्रोच होती है, डोमेन एक्सपर्ट हायर करके। उसके बाद हम एलिस्टेशन स्टेज पे हमने डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी कि रिक्वायरमेंट को एलिसिट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जा सकती है, इंटरव्यू किए जा सकते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, आपका पुराने सिस्टम पुराने डॉक्यूमेंटेशन से ली जा सकती हैं, काम स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं, साथ बैठ के उनके वर्किंग प्रोसेस को देख के आप रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हो, एथनोग्राफी के थ्रू कर सकते हो, डिफरेंट टेक्निक्स, कोलैबोरेटिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर रिसर्च में डिफरेंट टेक्निक्स कौन सी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, हमने वो रिसर्च पेपर्स देखे। तो डिफरेंट टेक्निक्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट टेक्निक्स ज़्यादा सूटेबल होती हैं। आप अपने माइंड के, जब आप एक्चुअल उधर इंडस्ट्री में जाओगे, तो आपको अगर एज ए रिक्वायरमेंट एनालिस्ट भेजा जाता है, तो आप अपने माइंड से सोचोगे कि इस सिनेरियो में ज़्यादा प्रेफरेबल कौन सी टेक्निक, कौन सी बेस्ट सूटेबल है, तो आप उस टेक्निक को यूज़ कर लोगे, और डिफरेंट टेक्निक्स का कम्बिनेशन भी यूज़ किया जा सकता है। हो सकता है कि एक टाइम पे मैंने एथनोग्राफी की, और एथनोग्राफी करने के बाद मुझे लगा कि मैं क्वेश्चनेयर कर लूं, क्वेश्चनेयर करके मैं कुछ ऐसी चीजें थी जिनमें यस नो में मुझे आंसर चाहिए थे, मैंने क्वेश्चनेयर करके वहां से इंफॉर्मेशन हासिल की। तो मल्टीपल टेक्निक्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। इलिसिट करके रिक्वायरमेंट जो आप लेके आए हो, हम उसे एलेबोरेट करते हैं। एलेबोरेशन में, एलेबोरेट करने का क्या है, आपने डिफरेंट डायग्राम्स इसमें देखी,
डायग्राम्स बना के एलैबोरेट किया जाता है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग गेट करने के लिए उन रिक्वायरमेंट की। उसके बाद जब आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, आप एक जैसे यूज़र की हमने देखा कि कुछ यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तो ड्रिल डाउन होके आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट बनाते हो, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती हैं, डिटेल्ड रिक्वायरमेंट बनाते हो, तो उसमें आपको समझ आती है कि कुछ रिक्वायरमेंट एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्टरी हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, वो एट अ टाइम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आपने फिर क्या किया, आपने कहा कि एक नेगोशिएशन मीटिंग करते हैं जिसमें हम आपने बताया कि ये सबको क्लाइंट्स को आपने बताया, स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया और आपने कहा कि ये रिक्वायरमेंट्स है, ये कन्फ्लिक्ट आपस में कर रही हैं, तो आप बताएंगे किस तरह से इनको लेके चलना है। या तो वो जो रिक्वायरमेंट्स आपके गोल से ज़्यादा लिंक्ड करती है तो आप उसको वो कर लेते हो, इम्प्लीमेंट कर लेते हो, या फिर आप मीटिंग में डिसाइड कर लेते हो कि इन रिक्वायरमेंट को डिलीट कर दें या मॉडिफाई कर लें, या फिर आप री-एलिसिट कर लेते हो दोबारा, इस स्टेज पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट को री-एलिसिट कर लेते हो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। फिर देन आप प्रायोरिटाइज कर लेते हो क्लाइंट के साथ ही मिलके रिक्वायरमेंट को। कंसेंसस पे हम एक आ जाते हैं जिस पे सारी पार्टीज जो होती हैं वे कॉमन पॉइंट पे आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हम लास्ट 2 से 3 लेक्चर में पढ़ रहे थे। रिक्वायरमेंट्स को, स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, रिक्वायरमेंट्स को लिखना है, राइट डाउन कर लेना है। इसके लिए हम ऐसा IEEE का फॉर्मेट चूज करते हैं। IEEE का SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो टेम्पलेट है, हम वो डॉक्यूमेंट चूज करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को आपको A to Z पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे करवाया था और अभी भी कह रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट पता होनी चाहिए कि इसका हर पोर्शन के अंदर क्या चीजें होती हैं। अब एज ए स्टूडेंट आप उस फॉर्मेट को यूज करते हो। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपके प्रोजेक्ट के लिहाज से सुटेबल नहीं होंगी, मतलब जरूरी नहीं होंगी, आप उसको निकाल सकते हो। जब आप अपनी कंपनी में एज ए रिक्वायरमेंट एनालिस्ट आप अपनी कंपनी बनाते हो, एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप अपना टेम्पलेट बना लोगे। हम उस टेम्पलेट को बेसिक, जैसे मैंने हमेशा कहा, कोई भी प्रोसेस जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यूजफुल होता है। या कोई भी टेम्पलेट, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं, आइडियल नहीं, लेकिन यूजफुल है। IEEE का फॉर्मेट जो है, आप उसको अपनी इंडस्ट्री जब बनाओगे, अपनी कंपनी बनाओगे, तो आप उसको मॉडिफाई करके अपनी कंपनी, आपकी कंपनी किस तरह की प्रोडक्ट के साथ डील कर रही है, फॉर एग्जांपल वो थोड़ी IoT बेस्ड कर रही है या वेब डेवलपमेंट कर रही है या किस टाइप के प्रोजेक्ट बना रही है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने टेम्पलेट को मोल्ड करके, IEEE के टेम्पलेट को मोल्ड करके अपना एक टेम्पलेट बना लोगे। और उस टेम्पलेट के अंदर जितने भी सेक्शन होंगे वो आपने स्पेसिफिकेशन में फिल करने होते हैं। कहाँ से फिल करने होते हैं? यहाँ से जो रिक्वायरमेंट आपके पास आ रही होती हैं। अब जब स्पेसिफिकेशन की बात हुई तो वहां पे हमने मेनली फोकस किया फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे। ज़्यादा हमारा फोकस नॉन फंक्शनल पे था। हमने कहा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी मीट ना होने से वो वो हो सकता है, फेलियर हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, क्योंकि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को वो किया जाता है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप वैलिडेट, अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप क्योंकि फंक्शनैलिटी आपको क्लाइंट क्लियरली बता रहा होता है कि ये चीज, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपको बता रहा है ये फंक्शन लॉगिन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बता रहा है, तो हम उसको टेस्टिंग भी, टेस्ट केसेस भी उसके अगेंस्ट बना लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, बार बार हम वेरीफाई करने के बाद फिर डिप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है वो वर्किंग फॉर्म में होगी। लेकिन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो कि यूजर के कंसर्न्स होते हैं, वो यूजर इस तरह से उसे, यहाँ आपकी फंक्शनैलिटी के ऊपर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनको इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा होता, मोस्टली वो उम्मीद रह जाती है। तो हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी एक्सप्लिसिट वे में स्पेसिफाई करना चाहिए। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव कैसे करना है, कंसर्न, यूजर के कंसर्न से गोल बेस्ड डेरिवेशन, हमने ये 2 टेक्निक्स पढ़ी कि हम इनसे ड्राइव कर सकते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव करने के बाद आप क्या करते हो, कि उनको वो कर देते हो। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ड्राइव किया आपने, ड्राइव करने के बाद आपने उनको राइटिंग का हमने देखा कि जब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में, तो हमने देखा कि लैंग्वेज ऐसे यूज करनी चाहिए जिसमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ना होती हूँ, ऐसे वर्ड यूज करें जो मल्टीपल मीनिंग ना देते हूँ, फार्मूलाज को यूज करें इस तरह से। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमने देखा कि कोशिश करनी है कि उसे क्वांटिटेटिव वे में हम एक्सप्रेस कर लें। अब हमने एक चेक लिस्ट देखी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये चेक लिस्ट जो है
इसमें उसकी हमने अगेंस्ट एग्जांपल देख ली। जैसे रिलायबिलिटी है, एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो रिलायबिलिटी होती क्या है हमने डिफाइन किया, उसके बाद हमने उसको देखा कि हम इसको अवेलेबिलिटी और फेलियर रेट की सेंस में कर सकते हैं। और अवेलेबिलिटी अगर हम कहते हैं तो हम किस तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अपने सिस्टम में लिख सकते हैं ताकि हम लेटर ऑन उनसे वेरीफाई कर सकें, टेस्ट कर सकें, और जब डिप्लॉय हो हमारा सिस्टम तो वो रिलायबल हो। रिलायबल मीनिंग वो हमने डिटेल में देख लिया, परफॉर्मेंस, सेफ्टी, ये सारी बातों के। अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं वैलिडेशन। यहाँ तक हमारा थोड़ा बैकग्राउंड था, मैंने कहा आपको क्लियर कर देती हूँ। वैलिडेशन में हमने क्या करना है? वैलिडेशन का मकसद क्या है? Certify that the requirement document is an acceptable description of the system to be implemented. जो डॉक्यूमेंट आपने एसआरएस लास्ट स्पेसिफिकेशन की स्टेज पे जो हमने लिख ली हैं, स्पेसिफाई कर ली हैं, वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल है, हम सर्टिफाई करते हैं वो एक्सेप्टेबल है। मतलब वो इतनी कैपेबल है कि उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है, मींस वो वर्थी है, एनफ है। आप उसे नेक्स्ट फेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं? हम डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं फॉर कंप्लीटनेस, कंप्लीट है, कोई चीज इनकम्प्लीट तो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट इनकम्प्लीट तो नहीं है, एक कंसिस्टेंसी के लिए एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं है, कन्फर्मस टू स्टैंडर्ड, जो आपकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड है, या जो आपकी जो फॉर्मेट के स्टैंडर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट के, और जो क्लाइंट की इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, तो वो उस सारे में आप देखते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट्स जो डॉक्यूमेंट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, इनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं पाया जाता, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। अच्छा, एक बात आती है यहाँ पे, जैसे हम ये देख रहे हैं इस जगह पे आप देख रहे हो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने पहले भी तो देखी थी, एनालिसिस की स्टेज पे तो भी तो देखी थी। रिक्वायरमेंट जब हम एलेबोरेट कर रहे थे हमने कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, कंफर्मनेस, जब मैंने आपसे कहा था एसआरएस के अंदर रिक्वायरमेंट जो होती हैं वो इस तरह से होनी चाहिए, हमने वहां पे भी देखी थी ये सारी चीजें, तो यहाँ पे आके हम क्यों देख रहे हैं? अब देखें मेनली थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, समझ लें उसको। वहां पे जब आप रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट से लेके आते हैं तो रिक्वायरमेंट्स स्टोरीज की फॉर्म में आप लेके आते हैं, तो बहुत वास्ट अमाउंट में आपके पास डाटा होता है और रॉ डाटा होता है, रॉ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब रॉ रिक्वायरमेंट्स पे जब आप चेक कर रहे होते हो तो वो एनालिसिस की स्टेज पे कर रहे हो, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। हमने एक दफा ये सारे इस प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं, हमने कंप्लीट करके स्पेसिफाई कर लिया, और स्पेसिफाई करके अकॉर्डिंग टू जो आपकी इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड था या आई ट्रिपल का स्टैंडर्ड था, तो आपने उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक बना के रख लिया डॉक्यूमेंट। अब अगेन इस स्टेज पे वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल, वो लेवल उसका देखें, और यहाँ पे हमारा ये है कि हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा लेवल एक डिटेल अप हो गया है, और अब हम ये दोबारा से चेक करते हैं कंप्लीटनेस के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कंफ्लिक्ट तो नहीं है, टेक्निकल एरर तो नहीं है, स्टैंडर्ड से कंफर्मेंस है, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही स्टैंडर्ड से, ये सारी चीजें फिर हम उस डॉक्यूमेंट में जो हमने राइट डाउन कर लिया उसमें देखते हैं। हम्म, अब यहाँ पे क्या चीज है, एनालिसिस, ये बात अभी जो मैं आपसे कर रही थी कि एनालिसिस की स्टेज पे भी हम ये सारी चीजें चेक करते हैं और वैलिडेशन की स्टेज पे भी चेक करते हैं। अब एनालिसिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? छोटा सा डिफरेंस है। एनालिसिस वर्क, पहले रीड कर लेते हैं। एनालिसिस वर्क्स विद रॉ रिक्वायरमेंट एज इलिसिटेड फ्रॉम द सिस्टम स्टेक होल्डर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रॉ रिक्वायरमेंट जो आपने स्टेक होल्डर से ली है उनके साथ डील करता है। हैव वी गाइड have we got the right requirement is the key question to be answered at this stage. Have we got the right requirements? Or validation works with the final draft of requirement document, that is with negotiated and agreed requirements. Have we got the requirements right is the key question to be answered. देखें इन दोनों में छोटा सा फर्क है। Have we got the right requirements, right requirements, and have we got the requirements right? यहाँ पे राइट पहले आ रहा है और यहाँ पे राइट बाद में आ रहा है।
क्या छोटा सा एक फर्क है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जब हमारे पास रॉ रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ज्यादा, हम रिक्वायरमेंट इलिसिट कर ले रहे हैं और उससे हम रिक्वायरमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आता है कि आपने निगोशिएट भी कर लिया है, आपने कंसेंसस भी कर लिया है, आपने रिक्वायरमेंट को सारा चेक भी कर लिया है, उसके बाद आप इस जगह पे देखते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट ठीक है या नहीं। आपने कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट बनाई हुई है आप उसको वो कर रहे होते हो। अच्छा, जैसे हमने हर प्रोसेस को जब हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, हमने कहा कि हम इसको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को 7 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर लेते हैं। और वो 7 प्रोसेस कौन से थे? इंसेप्शन, एलिस्टेशन, एलेबोरेशन, निगोशिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। हमने कहा कि हर प्रोसेस में कि अच्छा, रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन, जैसे हमने कहा कि हम स्टार्ट से हर प्रोसेस को पहले इनपुट आपने आपने अब क्या करना है कि जैसे एक प्रोसेस है, हमने एक प्रोसेस की इनपुट्स, हर प्रोसेस को कैसे करते हैं, उसकी कुछ इनपुट्स होती हैं और फिर वो कोई प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही होती है और फिर आउटपुट जनरेट होती हैं। तो हम देखते हैं, हमने स्पेसिफिकेशन के भी देखे कुछ इनपुट्स होंगी, इंसेप्शन की भी कुछ, इलिस्ट्रेशन की कुछ इनपुट्स हैं। हर प्रीवियस वाला जो स्टेप होता है वो अगले के लिए इनपुट बन जाता है और उसकी कोई प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट हो जाती है। यहाँ पे हमने कहा कि रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हमारी इनपुट कौन कौन सी हैं? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, वो जो स्पेसिफिकेशन में आपने बनाई है एसआरएस, स्पेसिफिकेशन की हमारी आउटपुट क्या है? एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट आपको वैलिडेशन के प्रोसेस को एज ए इनपुट मिलेगी। और फिर उसके बाद इसके अलावा आप ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड, कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड होंगे, कुछ आपका नॉलेज होगा, जैसे कुछ आपकी क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड हो सकते हैं, तो आप वो सारे इनको देते हो एज ए रिक्वायरमेंट वैलिडेशन के प्रोसेस को एज ए इनपुट देते हो। जैसे ऐसे सपोज कर लें ये कोई एक आपका सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये इनपुट आप डाल रहे हो और ये आउटपुट जनरेट हो रही है। तो ये वाला जो बीच वाला काम है ना, ये कर हम मैनुअल रहे होते हैं। अब ये वाला बीच वाला जो काम है रिक्वायरमेंट वैलिडेट करना, इसमें आपने क्या किया है, आपने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स निकाली हैं, आपने एग्रीड एक्शन निकाले हैं। आपने ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आपको मिली और आपने ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को माइंड में रखते हुए आपने इसको अच्छे से पढ़ा, रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद आपने इसमें से इश्यूज निकाले। और इश्यूज पे आपने कि इन इश्यूज पे क्या आपके एग्रीड एक्शन क्या होंगे, मतलब ये इशू किस तरह से रिजॉल्व होंगे, आपने ये चीज डिसाइड की। तो ये हमारा बनता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन को इनपुट ये चीजें मिलती हैं और आउटपुट में इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं और इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कौन से एक्शन लेने हैं, ये आउटपुट में आता है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये काम हम इंसान ह्यूमन बीइंग कर रहे होते हैं ना, जितने भी मैंने प्रोसेसेस आपको पढ़ाए हैं तो हम ये काम कर रहे होते हैं। अब मेनली रिसर्च कैसी हो रही होती है, ये काम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे आपको टूल सपोर्ट दे सकते हो इस काम में, या कैसे कंप्लीटली अगर आप ऑटोमाइज कर सकते हैं तो वो भी कर लें। सेमी ऑटोमाइज, जैसे मैंने आपको प्रायोरिटाइजेशन में बताया था कि सेमी ऑटोमेटेड मेथड भी हैं और मैनुअल भी हैं। कंप्लीटली ऑटोमेटिक तो कोई नहीं, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है ही है, उसमें हर सूरत में होनी होती है। तो यहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, किस तरह से किया जा सकता है।
वैलिडेशन की इनपुट्स कौन सी हैं? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ये तीन इनपुट्स थी ना, यहाँ पे ये देखें, ये तीन इनपुट्स है। अब ये इनपुट्स में है क्या क्या है? रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट, नॉट एन अनफिनिश्ड ड्राफ्ट, फॉर्मेटेड एंड ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड। ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आधी आपने बनाई है और आप इसको वैलिडेशन से गुजार दो, या आपने फॉर्मेट ठीक नहीं किया हुआ, ऑर्गेनाइज किया हुआ, आपको कंप्लीट आपने एंड तक कर लिया हुआ है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्या होता है? नॉलेज ऑफ एन इम्प्लिसिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मे बी यूज टू जज द रियलिज्म ऑफ द रिक्वायरमेंट। अच्छा, कुछ होती हैं आपका इम्प्लिसिट और कुछ एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है। मैंने पहले भी शायद आपकी क्लास में बताया होगा, इम्प्लिसिट नॉलेज जो होता है वो आपके माइंड में होता है, और एक्सप्लिसिट नॉलेज जो हमारे पास सामने रिटर्न फॉर्म में जो अवेलेबल होता है। जैसे अगर मैं कोई भी चीज़ गूगल करती हूँ, तो यहाँ के जो मुझे पेज शो होते हैं, तो ये सारा एक्सप्लिसिट नॉलेज है। बुक्स में पढ़ती हूँ, एक्सप्लिसिट नॉलेज है। पेपर लिटरेचर, जो भी मैंने रिसर्च पेपर पढ़े हैं, एक्सप्लिसिट नॉलेज है। स्लाइड्स एक्सप्लिसिट नॉलेज है। इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होता है? जो आपके माइंड के अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में 5 साल काम किया है। 5 साल जॉब करने के बाद मैंने कुछ लर्निंग की है। वो लर्निंग जो होगी, वो मेरा इम्प्लिसिट नॉलेज है। मैंने खुद से लर्न किया, वो मेरे माइंड में अंदर। अच्छा, अगर मैं आपको इंडस्ट्री की एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक बंदा है, एक पर्सन है, उसने 50 साल जॉब की है, 40 ईयर जॉब की है। 40 ईयर जॉब करने के बाद एक आपका वो पर्सन छोड़ने के लिए जा रहा है। अब उस 40 साल जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस से उसने बहुत सी चीजें लर्न की हुई हैं। अब वो उसका इम्प्लिसिट नॉलेज है, जो कि उसके माइंड के अंदर है। मोस्टली क्या किया जाता है कि वो नॉलेज, खुदा ना खास्ता बंदे की डेथ हो सकती है, या वो कंपनी छोड़ के जाता है, तो वो नॉलेज, इम्प्लिसिट नॉलेज ट्रांसफर करवाया जाता है अपने आने वाले एम्प्लॉयज में, ताकि वो उससे फायदा हासिल कर सके। तो इम्प्लिसिट नॉलेज जो होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना नॉलेज होता है, उसकी बेस पे आप रिक्वायरमेंट की रियलिज्म को चेक करें। ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स, लोकल स्टैंडर्ड, फॉर एग्जांपल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, ये क्लाइंट आपको कुछ कह सकता है। अब वैलिडेशन की आउटपुट क्या आई थी? प्रॉब्लम की लिस्ट और एग्रीड एक्शन। लिस्ट ऑफ द डिस्कवर्ड प्रॉब्लम इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। एसआरएस के अंदर जो आपने स्पेसिफिकेशन की स्टेज पे एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाई थी, उसको आपने फाइनलाइज कर लिया था। उस फाइनलाइज डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम डिस्कवर हुई हैं, उसकी लिस्ट और एग्रीड एक्शन। लिस्ट ऑफ द agreed action in response to the requirement problem. Some problem may have several corrective actions, some problem may have no association. अब ये जो प्रॉब्लम्स निकली हैं, इन प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपने क्या रिस्पांस एक्शन लेने हैं? कुछ हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम के, सम प्रॉब्लम्स में हैव सेवरल करेक्टिव एक्शन, आपके बहुत से एक्शन होने, सम प्रॉब्लम में हैव नो एसोसिएटेड एक्शन, कोई भी ना हो। अच्छा, इसके बेसिकली हम करते क्या है? वैलिडेट करने के लिए हम रिक्वायरमेंट्स को रिव्यूज करते हैं। रिव्यूज में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल रीड एंड एनालाइज द रिक्वायरमेंट, लुक फॉर द problems, meet and discuss the problems and agreed on the action to address these problems. अब मैंने जैसे आपसे कहा कि वैलिडेशन एक प्रोसेस है। वैलिडेशन को कुछ इनपुट मिल रही है, कुछ आउटपुट जनरेट हो रही है। अब वैलिडेशन के अंदर क्या हो रहा है? पहले हमने इनपुट्स को भी डिस्कस कर लिया, आउटपुट को भी डिस्कस कर लिया। ये तो इनपुट्स हैं, ये आउटपुट है, ये। अब प्रोसेस के अंदर क्या चीज हो रही है? वो जो डिब्बा बनाया हुआ था, उसके अंदर हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि रिव्यू किया जा रहा है रिक्वायरमेंट्स को। ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो होते हैं, आपने डिसाइड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने एसआरएस बनाई है, आपने अपनी कंपनी में, आपने रिव्यू के लिए एक टीम डिसाइड कर ली, आपने पहले से उसे डॉक्यूमेंट भेज दी। लुक फॉर द, एक पीपल होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, मीटिंग होती है और प्रॉब्लम पे एक्शंस को किया जाता है कि क्या एक्शन लेने हैं। रिक्वायरमेंट्स रिव्यू का प्रोसेस जो होता है, जो कि वैलिडेशन के अंदर की जाती है। रिक्वायरमेंट रिव्यू के अंदर हम क्या करते हैं? प्लान रिव्यू करते हैं। रिव्यू सबसे पहले प्लान किया जाता है कि रिव्यू होना है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट। अब प्लान के अंदर आपने फॉर एग्जांपल ABCD ये लोग डिसाइड कर लिए कि आपने ये 5 लोग जो हैं वो हमारी एसआरएस को रिव्यू करेंगे। फिर आपने अगले स्टेप में डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट कर देनी है। आपने अपनी जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो उन लोगों को भेज देनी है रिव्यू के लिए। देन आपने
वो प्रिपरेशन फॉर द रिव्यू, अब वो लोग उन डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 1 वीक पहले डॉक्यूमेंट भेज दी, अब 1 वीक लेके वो डॉक्यूमेंट को ए टू जी, एक एक वर्ड, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे, उसका मीनिंग वो बनाएंगे और फिर वो तैयार करके आएंगे, ताकि मीटिंग के अंदर टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो सके। आपने प्रिपेयर कर लिया, फिर आप होल्ड रिव्यू मीटिंग, उस वक्त आप एक्चुअल रिव्यू मीटिंग होती है। देन उस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या एक्शन लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की वो डॉक्यूमेंटेशन अपने सुपरवाइजर के पास लेके आते हो, मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर पहले डॉक्यूमेंटेशन आप सेंड करते हो सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने पढ़ ली होती है, उसने उसमें से सोचा होता है ये प्रॉब्लम है, फिर आपकी मीटिंग होती है, मीटिंग में वो प्रॉब्लम डिस्कस किए जाते हैं। अगर एक्चुअल में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं तो आपका सुपरवाइजर कहता है कि इसके अगेंस्ट ये एक्शन आपने परफॉर्म करने हैं, मीन इसको ऐसे इम्प्रूव कर लें। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा होता है। आपने जब मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर एक्शंस डिसाइड किए जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसको इस तरह से कर लेना चाहिए, वो फॉलो अप एक्शन है। फिर उसके बाद आप रिवाइज डॉक्यूमेंट बना लेते हो, न्यू डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेते हो। प्लान एंड रिव्यू, द रिव्यू टीम इज सिलेक्टेड एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ द रिव्यू मीटिंग इज चूजन। के रिव्यू टीम बंदे कौन-कौन होंगे और किस टाइम पे और किस जगह पे होगी। फॉर एग्जांपल ABCD कोई लोग होंगे, उसके बाद 2:30 पे होगा ये रिव्यू, और बोल्ड रूम में, मीटिंग हॉल में, कहीं पे किस जगह पे होगा ये वो भी चूज कर लिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिव्यू टीम। इस प्लान में जो टीम सिलेक्ट की गई थी रिव्यू के लिए, उस सारी टीम को डॉक्यूमेंट भेज दी जाती है, एक एक कॉपी। प्रिपेयर द रिव्यू, इंडिविजुअल रिव्यूअर्स जिनको वो डॉक्यूमेंट भेजी हुई है वो रीड करते हैं रिक्वायरमेंट्स को टू फाइंड कंफ्लिक्ट, कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है, एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्शन तो नहीं है किसी रिक्वायरमेंट में, कोई ओमिशन तो नहीं है, ओमिशन मतलब इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपने कोर्स रजिस्टर करना है, और कोर्स रजिस्टर में आप क्या कहते हैं कि एड ड्रॉप का वीक होगा। अब एड ड्रॉप वाला वीक जो है वो फाइनल से 1 वीक पहले होना चाहिए, मिड से 1 वीक पहले होना चाहिए, या सेमेस्टर स्टार्ट होने के 2 मंथ बाद होना चाहिए। सेमेस्टर स्टार्ट तो ऐसा कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एड ड्रॉप वीक होगा। अब यहाँ पे ओमिशन है, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है, उसमें कंप्लीटनेस नहीं है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हो रिव्यू, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लोगे, रिव्यूअर्स हाईलाइट कर लेंगे, और फिर रिव्यू मीटिंग जो होगी उसमें आप कंफर्म कर लोगे। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है, डेविएशंस हो सकती हैं स्टैंडर्ड से, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रही थी आपने नहीं किया हुआ उसमें। Hold individual comments and problems are discussed and set of actions to be addressed, the problem is agreed। अब जब मीटिंग होती है तो इसमें जैसे 5 रिव्यूअर्स थे, 5 रिव्यूअर्स ने वो डॉक्यूमेंट को पढ़ के खुद से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। अब वो 5 रिव्यूअर्स अपने अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और उसके अगेंस्ट एक्शंस भी डिस्कस कर लिए जाते हैं कि ये एक्शन लेने चाहिए। फॉलो अप एक्शंस, द चेयर ऑफ रिव्यू चेक्स दैट द एग्रीड एक्शंस हैव बीन कैरिड आउट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सुपरवाइजर कह देता है कि ये चीजों में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, उसके बाद अगर वो फॉलो अप नहीं करता, फाइंड आउट नहीं करता कि वो, और आपकी फाइनल जो प्रेजेंटेशन होती है आपने वही एरर्स उसके अंदर भी लेके गए होते हो, आपने नहीं किया होता, इसका मतलब क्या है, फॉलो अप नहीं हुआ। जो चीजें आपको कही गई हैं कि ये आपने करनी है, तो नेक्स्ट मीटिंग में उसका फॉलो अप होना चाहिए कि आपने उस चीज को कर लिया है या आपने नहीं किया, जो हमने प्रीवियस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया था कि ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपने वो इम्प्लीमेंट की है या नहीं की। फिर आप डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर लेते हो। रिवाइज डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है कि आपने वो सारे इम्प्रूव कर लिए। प्रॉब्लम्स एक्शन, क्या प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, तो दो एड ड्रॉप वीक होना चाहिए, के कोर्स एक दफा ऐड किया है, उसके बाद वो अगर ड्रॉप करना चाहता है, फॉर एग्जांपल 2 वीक उसने पढ़ लिया है, उसको टीचर से जो उसने मटेरियल पढ़ा है उसको कोर्स में लगा है कि ये चीज जो है वो ऑलरेडी उसे नॉलेज है, या वो इस फील्ड में नहीं जाना चाहता, या उसे कोई भी इशू है, तो वो ड्रॉप करवा सकता है। अब वो कोई और कोर्स उसकी जगह अगर लेना चाहता है, तो ये किस टाइम में होना चाहिए, क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी। रिक्वायरमेंट मे बी बैडली एक्सप्रेस्ड और मे हैव एक्सीडेंटली
ओमिटेड इंफॉर्मेशन, हो सकता है कि वो बैडली एक्सप्रेस की जाए या एक्सीडेंटली ओमिटेड इंफॉर्मेशन के हो सकता है कि गलती के साथ भी रह गई हैं, विच हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इलिस्ट्रेशन। हो सकता है कि गलती से वो ये मेंशन करना भूल गए हैं। मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सम इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट इंजीनियर हु आर रिवाइजिंग द डॉक्यूमेंट टू डिस्कवर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। रिक्वायरमेंट में कंफ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन द रिक्वायरमेंट, मोस्टली बहुत ज्यादा होते हैं conflicts, the stakeholders involved must negotiate to resolve the conflict. Unrealistic requirements, the requirements does not appear to be implementable with the technology available और द गिवन अदर कंस्ट्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हो और हमारे पास कितना टाइम है। अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जो आपने स्कोप वो बताया है वो 3 साल के अंदर होने वाला है, और अब आपने 1 ईयर के प्रोजेक्ट, उसमें भी शायद 6 मंथ ऐसा रखना चाहिए जो 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाए। आपकी डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर की चीजें लगती हैं, तो आपने उसका स्कोप ही बहुत बड़ा रख रहा है, वो एक अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट है। या आपकी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके अंदर आप वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते। आप कोई फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हो, जो हमारे पास हार्डवेयर जो चीजें अवेलेबल है उसके अंदर अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब रिव्यू हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ये सारी चीजें चेक करने के लिए, ये प्रॉब्लम्स और इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने हैं। रिव्यू से पहले एक प्री रिव्यू चेकिंग की जाती है। प्री का मतलब होता है पहले, रिव्यू से पहले किया जाता है। प्री रिव्यू चेकिंग, उसमें क्या होता है, रिव्यूज आर क्यों की जाती है मोस्ट। अब जब आपने रिव्यू किया, आपने 5 डिफरेंट लोगों को डॉक्यूमेंट भेजी, उन्होंने पढ़ी, फिर मीटिंग की और मीटिंग करके आपने डिस्कस किया। ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इतने लोग का टाइम लग रहा है, वर्किंग आवर्स लग रहे हैं, एक्सपेंसिव होता है। दिस एक्सपेंस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग प्री रिव्यू चेकिंग। प्री रिव्यू किया जा सकता है उसके लिए, वेयर वन पर्सन चेक्स द डॉक्यूमेंट्स एंड लुक फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम सच एज मिसिंग रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, प्री रिव्यू चेकिंग क्यों की जाती है? आप देखें, हो सकता है कि आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक एसआरएस बनाई नहीं है, आपने उसमें स्पेलिंग मिस्टेक रखी हुई है, आपने ग्रामेटिकल एरर रखी हुई है, आपने कुछ ऐसी एरर्स हैं जो बिल्कुल क्लियर प्रॉब्लम्स है। तो अब अगर रिव्यू मीटिंग में इन छोटे छोटे इश्यूज पे डिस्कस करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक तो हमारा कोई वो टेक्निकल एरर्स फाइंड आउट नहीं होंगी, और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि रिव्यू से पहले एक प्री रिव्यू मीटिंग कर लेते हैं, जिसके अंदर वो चीजें डिस्कस देखा जाता है। एक बंदा जो है वो उस डॉक्यूमेंट के अंदर से गो थ्रू करता है, देखता है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक है, इसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं है, जैसे R1 R2 R5 अगर लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप चीजों को देख लेते हो स्टैंडर्ड के मुताबिक है। मे बी रिटर्न फॉर द करेक्शन ऑफ लिस्ट। यहाँ जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व की जाए और फिर उसके बाद रिव्यू। प्री रिव्यू चेकिंग जो है वो कैसे की जाती है? चेक द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेक किया जाता है। चेक डॉक्यूमेंट कंप्लीटनेस, कंप्लीट है। चेक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के मुताबिक है। और ऑटोमेटिक चेकर्स, जैसे आपका स्पेलिंग चेकर्स, ग्रामेटिकल चेकर्स, ग्रामरी आप यूज करते हैं, तो इस तरह की चीजें रन करके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमेटिक कोई लगा देती हूँ, उससे आपकी एरर फाइंड आउट हो जाएंगी। तो आप डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर को चेक करते हो, डॉक्यूमेंट की कंप्लीटनेस को चेक करते हो, डॉक्यूमेंट को देखते हो कि आपकी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के मुताबिक है या क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और ऑटोमेटिक आप स्पेलिंग चेकर और ग्रामर चेकर वो लगा देते हैं। अभी हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। ये हमारा वैलिडेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। हमने वैलिडेशन का एक स्टार्ट लिया है कि वैलिडेशन का प्रोसेस होता कैसे है, और उसकी इनपुट्स क्या होती हैं, आउटपुट्स क्या होती हैं, फिर वैलिडेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है, रिव्यू किया जाता है, रिव्यू कैसे किया जाता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, और उससे पहले प्री रिव्यू चेकिंग की जाती है। यहाँ तक हमने देखा है, हम इसी को कंटिन्यू करते हैं।